हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है। और इसका जो कोड है आपका वो 5007 और 5003 है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो कि मैंने दो दो नाम लिखे हुए हैं, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका कोड है 5007। लॉ ऑफ एविडेंस, इसका कोड है 5003। देखो, ये हमारा पुराना वाला है लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि, साक्ष्य विधि, विधि नहीं साक्ष्य अधिनियम करो, साक्ष्य अधिनियम ये था। इसको चेंज करके इसका जो नाम था 5003, इसको चेंज करके 2023 में सबको पता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। और भारत से बी लिया है, साक्ष्य से एस लिया है, ए से अधिनियम लिया है। ठीक है। तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया बीएसए। इनका जो नाम है ये इनके एक रोल नंबर होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है। इसका कोड बना दिया 5007 और इसका कोड है 5003। पेपर एक ही है, पेपर एक है। अब दूसरी बात, जिस भाई की बहन की, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हो, जिनकी बैक आई है, बैक है, वो पुराने वाले एक्ट से ही पेपर देंगे, चाहे उनका सीआरपीसी हो या उनका एविडेंस हो। जिस प्रकार से आपने पुराने वाले पेपर दिए थे इनके, उसी आधार पर आपको पेपर देने होंगे। जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार फिफ्थ सेम का पेपर देंगे न्यू, ठीक है, जो सीआरपीसी यानी बीएनएसएस और बीएसए, इनका जो पेपर देंगे, इनको न्यू पैटर्न के आधार पर देना पड़ेगा। अब न्यू पैटर्न की बता देता हूं। आपका न्यू पैटर्न में क्या रहेगा, आपको 70% सिलेबस तो पुराना ही मिलेगा, ओल्ड वाला। ठीक है। जो बैक वाले बच्चे पढ़ेंगे, जो आप पहले बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा पहले से लॉ है उसी में से आएगा। ठीक है। इनके लिए सेक्शन पुराने ही चलेंगे। ठीक है। इन्हें सब चीज पुरानी करनी है, लेकिन हमें क्या करना है, न्यू जो पहली बार फिफ्थ सेम का पेपर देंगे या जो पहली बार बीएसए या बीएनएसएस की परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या है, सिलेबस पहले वाला ही रहेगा, बस इसमें न्यू सेक्शन लग जाएंगे। ठीक है। न्यू सेक्शन लग जाएंगे यानी नई धाराएं इसमें जुड़ जाएंगी, सिलेबस वही रहेगा। यानी जो आपके सिलेबस में धाराएं थी चेंज हो जाएंगी। दूसरी बात, 20% पेपर आपका न्यू आधार पर आएगा एग्जाम में। वो कैसा आएगा वो थोड़ा सा मैं बता चुका हूं, नाम के आधार पर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है। और कुछ पेपर ऐसा होगा जो आपकी आईक्यू, जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा। ठीक है। दूसरी बात, आप नए पेपर को करो या पुराने को करो, लेकिन आप, जो मैं आपको पीडीएफ से करा रहा हूं, जो वीडियो आपको दे रहा हूं, सिर्फ उसी पे फोकस करना। आपका 60% पेपर हो, 70% पेपर हो, 80% पेपर हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप पास हो जाओगे। ठीक है। ये मत सोचना कि पूरा का पूरा पेपर ही फंसे हमारा तभी हम पास होंगे। अगर आपका 80% या 70% पेपर भी आपका फंस रहा है, तब भी आप अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि अब के एग्जामिनर आपकी कॉपी थोड़ा सही तरीके से जांचने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ी सी रिलीफ देंगे। ये हो गई आपकी नॉलेज की बात। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने आपको कराया था स्वीकृति। जिन्होंने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है वो देख लो, नहीं तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आने वाला है। ये करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। अब आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है संशयकृति। क्या है? संशयकृति। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट, हमारा छोटा बड़ा भाई बहन, कोई मित्र
इस प्रकार से है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, गंभीर प्रकार की है, अनाथ है या दिव्यांग है, मतलब विकलांग है, या कोई मेरी सिस्टर, उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं है, जैसे हस्बैंड होता है, या उनका कोई और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें कमा के उनकी पढ़ाई या परवरिश कर सके, लेकिन उनकी इच्छा है लॉ करने की। ठीक है, गरीब हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, अगर उनकी इच्छा है और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, तो आप परेशान ना होना, आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे पीडीएफ नोट्स फ्री में ले सकते हो। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना लॉ का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और मन से मेहनत करना। और जो बच्चे परिवार से सही हैं और अगर हमारा पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एक्ट का प्राइस आपका 499 है, एक एक्ट का प्राइस ऑल का, ऑल यानी पांचों के 499, अगर एक एक्ट आप लेना चाहते हो 1, तो आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वीकृति मैं पहले वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं, अब का जो क्वेश्चन है संस्वीकृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, संस्वीकृति की सुसंगति के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखो यहां पर बोला है संस्वीकृति शब्द की सुसंगति को बताइए, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका क्या सिद्धांत है, क्या वर्णन है, उसको बताइए। अब देखो, जैसे कि आपको पता है मेरा नेचर किस प्रकार का है, मैं कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं दो दूंगा, बिल्कुल सटीक दूंगा। अगर दोनों में से अगर कोई भी एक आपको समझ में आता है, तो उम्मीद है कि आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे। यहां पर ए है और यहां पर बी है। ए जो एक पिता है, बी जो पुत्र है। ठीक है, पुत्र जो है एक कम उम्र का बच्चा है, बालक है, यानी किशोर, मान लो किशोर ले लो, 18 वर्ष से कम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माँ बाप के लिए तो आप चाहे 50 साल के हो, 55 साल के हो, रहोगे बच्चे ही। ठीक है, लेकिन एक सटीकता के लिए, थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा रिदम बनाने के लिए, है ना, कोई बालक है और ये क्या कर रहा था, शरारत, और शरारत ये बहुत खतरनाक कर रहा था। ठीक है, इसके पिताजी को गुस्सा आता है और ये इसे पीटने के लिए जाते हैं, पीटने को जाते हैं। बच्चा डर जाता है, ये जो किशोर है ये डर जाता है, और ये डर की वजह से क्या करता है, कुएं में कूद जाता है। क्या करता है, कुएं में कूद जाता है, और इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, एफआईआर होती है, पुलिस आती है, पिता को पकड़ के ले जाती है, न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय में ये सच बात बताता है कि सर ये शरारत कर रहा था मेरा बेटा, शरारत करने की वजह से मैं इसे धमकाने के लिए, पीटने के लिए जा रहा था, लेकिन ये डर की वजह से कुएं में कूद गया और मृत्यु हो गई। तो न्यायाधीश ने इसकी सारी बात को ना सुनते हुए सिर्फ इतनी सी बात को सुना कि ये डर की वजह से कुएं में कूदा और इसकी मृत्यु हो गई। डर किसकी वजह से हुआ था, पिता की वजह से डरा, पिता से डरा और कुएं में कूदा और मृत्यु हो गई। ठीक है, जज ने सिर्फ इतने पॉइंट को पकड़ा कि पिता के डर की वजह से ये कुएं में कूदा और मर गया, इसी के आधार पर पिता को क्या है, दोषी ठहरा दिया। अब दूसरी बात सुनो, ये जो पिता है संस्वीकृति, इसने जानबूझकर, तो ये कहानी कि मैं ना तो इसने जानबूझकर मारा और ना ही इसने जानबूझकर उसे स्वीकार किया है, ये तो अपनी सफाई दे रहा था। इसको कहते हैं इच्छा नहीं थी स्वीकार करने की,
कि मैंने अपराध किया है, लेकिन सत्यता के आधार पर निष्कपट रूप से इसने उसे सही सही बात बताने की कोशिश करी, लेकिन न्यायाधीश ने उसे दोषी माना। ठीक है, तो इसे कहते हैं संशयकर्ती। मतलब अपनी इसने बातों को एक्सप्लेन किया था क्यों खत्म हुआ, लेकिन वहीं से जज ने एक पॉइंट बना दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बी था और एक एस था। बी जो था पति था और ये पत्नी थी। ये जो फोटोग्राफी का काम करता था, फोटोग्राफी का काम करता था, और महिला थी गृहिणी। ये जो फोटोग्राफर व्यक्ति था अपने पास हमेशा एक स्याही की बोतल रखता था, कांच की। कैसी? कांच की स्याही की बोतल, कि अगर इमरजेंसी हो तो मैं अपनी स्याही डालकर अपने काम को कंटिन्यू रख सकूं, मुझे कहीं भटकना ना पड़े इमरजेंसी के रूप में। जैसा कि हम एग्जाम देने जाते हैं एक्स्ट्रा पेन रखते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति एक्स्ट्रा स्याही रखता था कांच की शीशी में। ये जो फोटोग्राफर है एक दिन बीमार हो जाता है, बीमार होता है, और ये थोड़ा इस हालत में ही नहीं रहता कि वो अपनी दवा अच्छे से ले सके या अपना ध्यान अच्छे से रख सके। तो ये गया, दवा लेके आया, बीमार हो गया। तो दवा जो आई थी कांच की शीशी में आई थी। ठीक है, कांच की शीशी में आई। इसकी जो पत्नी थी उसे पता तो था कि कांच की शीशी में दवा आई है, लेकिन जहां पर यह स्याही रखता था वहीं पर उसने दवाई को रख दिया। ठीक है, जब ये गृहिणी कोई काम कर रही थी तो इसने कहा कि आप अपनी दवाई खा लेना टाइम से, मैं कुछ काम कर रही हूं। ठीक है, तो इस व्यक्ति की थोड़ी हालत सुधरी होगी तो इसने दवा खाने की हिम्मत आई तो इसने दवा ली होगी। तो इसने दवा की शीशी के स्थान पर स्याही की शीशी में से, भाई देखो जब आदमी बीमार रहता है ना तो इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं करती है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, हम भी बीमार पड़ते हैं तो हम भी जानते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसने गलती से स्याही की दो ढक्कन, एक ढक्कन जो है दबा समझकर वो पी ली। स्याही जो थी थोड़ी जहरीली टाइप की थी। कैसी थी? जहरीली टाइप की थी, और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एफआईआर हुई, पुलिस आई, और सॉरी इसमें एक पॉइंट और है। जब वो व्यक्ति मर गया, अब पत्नी जो है डर गई कि भाई ये तो गलती से इन्होंने स्याही पी ली है और ये मर गए हैं, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसने क्या कर, एक अन्य व्यक्ति को बुलाया, पत्नी ने, और अन्य व्यक्ति की सहायता से और पत्नी ने, दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को, फोटोग्राफर को, कुएं में डाल दिया। और वो वहां पर 2-3 दिन रहा। जब उसकी लाश सड़ने लगी तो आसपास में पता चला, एफआईआर हुई, पुलिस आई, और जब इसे कोर्ट में ले जाया गया तो इस पत्नी ने सारी बात बताई कि बीमार हुए थे और ये अक्सर अपने पास स्याही की शीशी रखते थे एडवांस में। जो दवा आई थी वो भी कांच की शीशी में आई थी, वो दोनों एक पास रखी थी। इन्होंने गलती से वो दवाई समझकर स्याही को इन्होंने पी लिया। जब इनकी मृत्यु हुई तो मैं डर गई थी कि अब मेरे पे हत्या का आरोप लगेगा। डर की वजह से मैंने किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से इन्हें कुएं में फेंक दिया। तो न्यायाधीश ने सिर्फ इतनी बात पर कि मैं डर गई थी और मैंने अन्य व्यक्ति की सहायता से कुएं में फेंक दिया, तो न्यायाधीश ने इस औरत पर मृत्युदंड के साथ साथ क्रूरता का भी आरोप लगाया। भाई हमारे परिवार का कोई सदस्य है, हमारी गलती से किसी कारण से वो उसको चोट लग जाती है या कोई मृत्यु हो जाती है, तो हमारा कर्तव्य ये थोड़ी है कि हम उसे छुपा दें, दुबका दें। हमारा कर्तव्य ये है हम उसका प्रायश्चित करें, उसे सबके सामने उजागर कर गए। लेकिन इसने क्या करा, उसे कुएं में फेंक दिया। तो इसके आधार पर ये
दोषी पाई गई। ठीक है, तो यहां पर बोला था ये दोनों ही पक्ष, पिता और जो पत्नी थे, दोनों के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इनका मन तो नहीं था कि उस मृत्यु के अपराध को स्वीकार करें, लेकिन इन्होंने पूरी कहानी को बताया कि हमारा मारने का मन नहीं था, वो ऐसे ऐसे मरा है। तो यहां पर कही जाएगी इन्होंने स्वयं स्वीकृति की है। ठीक है, स्वयं स्वीकृति की है अपनी गवाही में। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। स्वयं स्वीकृति का अर्थ अब देखते हैं। उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी स्वयं स्वीकृति शब्द को परिभाषित नहीं किया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कन्फेशन लैटिन भाषा कॉन्फेट्री से लिया गया है। कान शब्द का अर्थ है समाप्ति और फैक्ट्री शब्द का अर्थ है कहना। ठीक है, यहां पर बोला है जो स्वयं स्वीकृति जो शब्द है उसकी कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः स्वयं स्वीकृति सही अर्थों में किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी दोषिता की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति है। देखो, इन दो लाइनों में पूरे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं उसका सार छुपा हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना, हमने एक संक्षेप में एक दो लाइन लिखो, संक्षेप में आपने क्या समझा, तो संक्षेप में इसका अर्थ है स्वयं स्वीकृति सही अर्थों में किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, अभियुक्त किसे कहते हैं, अपराधी को कहते हैं, अपराधी को प्रतिवादी कहते हैं और उसी को कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त द्वारा अपनी दोषिता की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति। भाई जब इन्होंने यहां पर एग्जाम्पल स्वीकारा था, पिता ने कहा भाई ये निष्कपट थे, भाई इनके अंदर कोई कपट थोड़ी था। अपने कोई पिता अपने पुत्र को थोड़ी मारेगा, कोई पत्नी अपने पति को थोड़ी मारेगी। इन्होंने निष्कपट रूप से स्वीकार किया कि मेरा बच्चा शरारत कर रहा था, मैं पीटने जा रहा था, वो कुएं में कूद गया। इसी प्रकार से यहाँ पर कि उन्होंने गलती से स्याही पी ली थी और मैं डर गई थी, मैंने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। तो इन्होंने निष्कपट रूप से वहां पर अपनी बात को स्वीकारा था। तो यहां पर कहते हैं निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति है, जिसे हम संस्वीकृति कहते हैं। जस्टिस स्टीफन के अनुसार संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर अपराध का आरोप है, यदि वह स्वीकार करता है या उसके कथन से अनुमान होता है कि उसने अपराध किया है। देखो यहां पर बोला है या तो कोई व्यक्ति उसे स्वयं स्वीकार कर ले, जैसे पिता ने स्वीकार किया था, पत्नी ने स्वीकार किया था, तो उसको दोषी माना जाएगा, या उसके कथन से, उसने कोई कथन बनाया यानी कोई एक भ्रमित रूप से एक कहानी बनाई, एक मिथ्या कहानी रची, उस कहानी में कहीं से कोई पॉइंट आया और उसको पकड़ लिया गया, तो उसके आधार पर उसे दोषी माना जाएगा। या उसके कथन से अनुमान होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है उसके कथन से अनुमान होता है कि उसने अपराध किया है, उसे संस्वीकृति कहते हैं। आगे चलते हैं। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966 का ये केस है। इसमें को केस को करने से पहले एक बात बता देता हूं, मैंने आपके चैनल पर एक लिंक डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया है, उसे फॉलो कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से यूट्यूब क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लॉ के किसी सेमेस्टर से, किसी भी स्कूल से स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉ से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक केस है साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, 1966 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 17 से 30 तक के प्रावधानों की विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि कथन एक जाति है। कथन एक जाति है, ये देखो दो बार हो गया है, कोई सा भी एक ऑफ कर लेना आप, है ना। कथन एक जाति है, स्वीकृति उपजाति तथा संस्वीकृति अनुजाति। तो इस प्रकार से यहां पर तीन चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति कथन करता है तो वो जाति होती है, स्वीकृति करता है तो उपजाति होती है,
तथा संस्वीकृति अनुजाति होती है। ठीक है, अब ये स्वीकृति वाला आप पहला क्वेश्चन समझोगे तो तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। कथन आपको पता ही है, जब कोई व्यक्ति कोई कथन करता है या कोई बताता है बातें, उनको कथन कहते हैं। एक चीज और बता देता हूं, यहां पर जो सेक्शन लिख रहा है 17 से 30, जब आप कोई जजमेंट पढ़ोगे यानी कोई निर्णय देखोगे पुराने वाले, ठीक है, जजमेंट में जो सेक्शन होंगे उनको आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उन पर आदेश आ चुका है उस धारा के अधीन, तो उनको हम चेंज कभी नहीं करेंगे। अगर आपके एग्जाम्पल में कोई पहला जजमेंट है और उसके आधार पर समझा रहे हैं, तो उसको आप चेंज नहीं करोगे सेक्शन को, क्योंकि उसमें निर्णय उस धारा के आधार पर हो चुका था। ठीक है, हाँ, आप पढ़ने के लिए वर्तमान में जो आपकी न्यू आई है उसके अकॉर्डिंग उन धाराओं को चेंज करके पढ़ सकते हो, लेकिन उस केस में नहीं चेंज करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्वीकृति किसी अभियुक्त द्वारा अपने दोष की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति करना है। तो ये बात अभी पहले भी समझाया था और दोबारा समझा दी है। स्वीकृति, संस्वीकृति किसी अभियुक्त द्वारा यानी अपराधी द्वारा अपने दोष को स्वीकार करना है निष्कपट रूप से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में किया गया कथन संस्वीकृति होगा यदि अभियुक्त तो कहता है कि, कौन कौन सा होगा, उसने वह अपराध किया है जिसका आरोप उस पर है या लगाया गया है। मतलब या तो साफ साफ कह दे अभियुक्त कि जो अपराध उस पर लगाया गया है, हाँ वो मैंने अपराध किया है। अगर ये अभियुक्त उसी बात को घुमा फिरा कर कहता है और उसमें से कोई पॉइंट बन जाता है तो वो फिर भी अपराधी है। लेकिन ये डायरेक्ट ही कह देता है कि हाँ भाई वो मैंने अपराध किया था, गलती से मानो कैसे भी मानो और ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप में। संस्वीकृति कर तो रहा है लेकिन घुमा फिरा कर रहा है, तो इसको निष्कपट बोलेंगे, वो स्वीकार कर रहा है। दूसरा, उसने आरोपित अपराध नहीं किया है किंतु उसके कथन से ही स्पष्ट होता है कि उसने अपराध किया है। देखो, वो जो कथन कर रहा है, कहानी बता रहा है, उसकी उन बातों से उसको लग रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया है और मैं सबको सत्यता का प्रमाण दे रहा हूं और सबको ये लगेगा कि मैंने अपराध नहीं किया है। लेकिन उसके कथन से, उसकी भाषा से कोई एक पॉइंट या एक लाइन ऐसी निकलती है जहां से सत्यता का पता चल जाता है। जैसा कि बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई भी अपराधी जिसने अपराध किया है वो कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आपको कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे, उसकी बातों से, उसके भाव से, आचरण से, ठीक है, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। या उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के संग वर्णन किया हो कि भाई मेरे से गलती से ऐसे ऐसे अपराध हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं से पता चल जाए, तो उसको कहते हैं उसने आरोपित अपराध नहीं किया है किंतु उसके कथन से स्पष्ट होता कि उसने अपराध किया है। वो तो सोचेगा मैंने नहीं किया है, लेकिन कथन से पता चल रहा है कि किया है। आगे चलते हैं। संस्वीकृति कब सुसंगत होती है, निम्नलिखित अवस्थाओं में बताएं। नंबर 1, जहां अभियुक्त द्वारा कोई संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई हो, भले ही वह संस्वीकृति के समय पुलिस अभिरक्षा में हो। देखो, संस्वीकृति को मतलब कहते हैं एक प्रकार से गवाही, इकरारनामा। ठीक है, अपराध को स्वीकार करना, अपराध को स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकारता है तो वो संस्वीकृति सही होगी। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरा, चाहे वो पुलिस के अभिरक्षा में हो, पुलिस की अभिरक्षा में है लेकिन है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो सही मानी जाएगी, सत्यता मानी जाएगी। दूसरा, जहां अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी तथ्य के विषय में साक्ष्य दिया हो,
जिससे अपराध की जानकारी होती है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम पुलिस है, पुलिस किसी को शक के दायरे में या अपराध के आधार पर किसी व्यक्ति को उठाकर लाती है, ठीक है, अपराधी को उठाकर लाती है, और ये व्यक्ति वहां पर अपनी गवाही दे देता है कि हाँ वो अपराध उसी ने किया है। तो जो थाने में जो गवाही होती है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, कोर्ट में मान्य नहीं होती है, ठीक है। पुलिस की अभिरक्षा में या थाने में की गई गवाही वो मान्य नहीं होती है कोर्ट में, कोर्ट में दोबारा से ही गवाही होगी। दूसरी बात, लेकिन इस व्यक्ति ने जो गवाही दी है इस प्रकार की गवाही है कि उसके सबूत भी मिल रहे हो। क्या है? सबूत मिल रहे हो, जिससे जो असली दोष है वो साबित होता हो। सबूत मिल रहे हैं और दोष क्या है? साबित हो रहा है, तो उसको सत्य माना जाएगा, ठीक है। हो सकता है अपराध ए ने किया है, बी थाने में पहुंच गया और वो अपने ऊपर अपराध ले ले कि भाई ए को बचाओ और अपने ऊपर अपराध मैं ले रहा हूं। दूसरी बात, यह पुलिस जबरदस्ती अपराध को स्वीकार करा दे, इसलिए थाने की कार्रवाई गवाही को कोर्ट में मान्य नहीं माना जाता है। लेकिन जो गवाही की है उसके सबूत सही मिल रहे हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, नहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे। डी नाम का व्यक्ति है, ये है अपराधी और ये थाने जाता है, ठीक है। थाने जाता है या पुलिस इसे पकड़ के ले जाती है थाने में, और ये कहता है कि हाँ मैंने ही अपराध किया है। हालांकि पुलिस के द्वारा या थाने में दी गई हुई गवाही मान्य नहीं होती है, लेकिन ये सबूत भी देता है कि आप मेरे घर जाओ, घर में आपको चाकू मिलेगा, मेरे खून से सने हुए कपड़े मिलेंगे, ठीक है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसका मैंने मर्डर किया है या जिसको मारा है। इस प्रकार के वो सबूत देता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो थाने में गवाही है वो मान्य होगी। हालांकि थाने की मान्य नहीं है, लेकिन पक्के सबूतों के साथ गवाही है तो वो मान्य होगी। आगे चलते हैं। तीसरा है जहां अभियुक्त ने संशयकृति बिना दबाव व धमकी के की हो। और दूसरी बात, जो अपराधी है स्वीकृति बिना दबाव के और धमकी के करता है। दबाव और धमकी में दी गई स्वीकृति वो मान्य नहीं होती है। उसने क्या बोला है? स्वीकृति बिना दबाव व धमकी के की हो। चौथा पॉइंट है जहां अभियुक्त को यह चेतावनी दी गई है कि वह इस प्रकार की स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसी संस्वीकृति उसके खिलाफ सबूत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। दूसरी बात, यहां पर बता दिया गया है कि आप जो भी स्वीकृति करोगे वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ध्यान रखना, आप जो गवाही दो इस आधार पर देना कि आपके ही खिलाफ ये इस्तेमाल होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गवाही देता है कि हाँ भाई अपराध मैंने ही किया है, चाहे मेरे खिलाफ हो या ना हो, जो सत्य है वो सत्य है, तो इसे बोलेंगे संस्वीकृति। जैसे यहां पर डी ने कहा है कि अपराध मैंने ही किया है और इसके सबूत भी मैं दे रहा हूं, चाहे इसे आप मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करना, चाहे मुझे सजा दिलाने के लिए, लेकिन मैंने अपराध किया है तो किया है। ये तो थे वो पॉइंट जिसके आधार पर गवाही को स्वीकार माना जाता है, ठीक है। सही मजिस्ट्रेट के सामने हो, पुलिस की अभिरक्षा में है तो पक्के सबूत होने चाहिए, अभियुक्त को बिना दबाव के गवाही दी, मतलब अभियुक्त ने बिना दबाव के गवाही दी हो। चौथा, अभियुक्त को पता हो कि ये मेरे ऊपर ही इस्तेमाल होंगे फिर भी वो सत्य बोले। आगे, संस्वीकृति कब विसंगत होगी, मतलब संस्वीकृति को कब स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 1, जहां अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति दबाव व धमकी के आधार पर दी गई हो। जहां अभियुक्त से स्वीकृति दबाव के द्वारा और धमकी के आधार पर ली गई हो तो वो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो न्यायालय के रूप में किसी प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से की गई हो। आगे, दूसरा है जहां अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति किसी पुलिस अफसर के सामने की हो। जैसा कि मैंने बताया है, पुलिस अफसर के सामने दी हुई स्वीकृति मान्य नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन अगर सबूत पक्के हैं तो मान्य होगी, लेकिन पुलिस के सामने की हुई स्वीकृति मान्य नहीं होगी। तीसरा, जहां अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अफसर के सामने स्वीकृति की हो। पुलिस के सामने स्वीकृति की है लेकिन मजिस्ट्रेट वहां पर उपस्थित नहीं है। अनुपस्थिति, एक होती है उपस्थिति, एक होती है अनुपस्थिति। मतलब मजिस्ट्रेट वहां पर सामने नहीं है लेकिन पुलिस ने अभियुक्त से गवाही ले ली है, तो ऐसे में वो संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। किसी कारण से कोई त्रुटि रहती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।